आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि जो पैरिटी इन पेंशन यानी पेंशन में जो समानता की बात की गई, जो 8th पे कमीशन में आजकल बवाल मचा हुआ है कि क्या वो जो 7वें वेतनमान में जो पेंशन की समानता का कंसेप्ट जो आया हुआ था, वो कंसेप्ट जो है पूरा कंटिन्यूस 8th पे कमीशन में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आज की सेशन में इसी बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं कि पेंशन की समानता क्या है, आखिर ये कौन से सीपीसी में आया था, इससे क्या फर्क पड़ता है, उदाहरण के साथ समझेंगे। हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लेकर के भी इस चीज़ों को समझेंगे कि पेंशन की समानता क्या है और ये 7 सीपीसी में आया था, लेकिन उससे पहले क्या था और जो भी 8th पे कमीशन आने वाला है उसमें क्या होने वाला है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो इस तरह की वीडियो के लिए आप बने रहेंगे। हम हमेशा नया अपडेट जो है आपके पास तक जाते रहेगा और मुझे एक एनर्जी भी मिलेगी, आपके एक बूस्टअप भी मिलेगा मुझे, अगर आपके मात्र एक सब्सक्राइब करने से। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि पेंशन की समानता क्या है। ये 7 सीपीसी में लागू हुआ था। देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए अभी के दौर में एक बहुत बड़ा न्यूज़ चल रहा है, जो कि एक सुभाष लांबा है हरियाणा में। इन्होंने एक बयान दिया हुआ था कि 8th सीपीसी से पेंशन की समानता खत्म हो जाएगी, यानी जो भी 31 दिसंबर 2025 से पहले जो रिटायर हो चुके हैं उनको 8th सीपीसी में कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इस पे पूरी बवाल मची हुई थी। इस बवाल जो मची हुई थी, इस पे सरकार से जवाब मांगा गया। तो के वेणुगोपाल जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने वित्त मंत्री से भी सवाल को पूछा हुआ, तो वित्त मंत्री ने भी अपने जवाब दिए। इस तरह की बहुत सारी वीडियो में मेरे देख चुके होंगे। तो उन्होंने भी जो है अपने वित्त विधेयक पेश करने के दौरान में उन्हें सारी चीज़ें, सरकार की भी सफाई आ चुकी थी। सरकार की सफाई भी सीधे आई हुई थी। क्या कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च 2025 को राज्यसभा में स्पष्ट किया कि यह संशोधन केवल प्रक्रियागत है और इनका पेंशनर्स के लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो 7वें वेतनमान में जो था पैरिटी इन पेंशन, वो चीज़ें हूबहू आपके 8th पे कमीशन में भी रहेगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी मैं समझाने वाला हूँ कि पेंशन की समानता क्या है और इसको उसके पहले क्या था और उसके बाद क्या था। सारी चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए उसके बाद जो पेंशन विभाग की भी पुष्टि हुई थी कि 29 मार्च 2025 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने यह भी स्पष्ट किया कि 7वें वेतनमान आयोग में जो पेंशन समानता दी गई थी वे 8वें वेतन आयोग में भी बनी रहेगी। सरकार पेंशनरों के साथ जो है निष्पक्षता बरतने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी सीधे सीधे इस बात को कहा गया था कि सरकार जो है आपके साथ बिल्कुल गलत नहीं करेगी, आपके साथ निष्पक्षता जो है व्यवहार करती रहेगी। चलिए अगला देखते हैं, पेंशन में समानता का सिद्धांत क्या है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं जो आज वीडियो का टॉपिक है कि पेंशन की समानता क्या है। देखिए एक्चुअल पेंशन की समानता पैरिटी इन पेंशन क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम में है या चाहे अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात हो, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो फ्यूचर प्लानिंग है, अभी अपकमिंग है, आ गया है। लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 2005 में अगर रिटायर हुआ, उस समय उनकी जो है मास अंतिम सैलरी मान लीजिए 40,000 थी। अगर 40,000 थी तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए कि 40,000 थी, कब थी, मैं यहाँ से फिर से चीज़ों को समझाता हूँ। देखिए 2005 की बात करते हैं, ये 2005 की बात करते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे मैं अभी 2025 की बात करता हूँ। मान लीजिए कि उस समय इनकी जो बेसिक थी, उस समय इनकी जो सैलरी थी वो थी मान लीजिए कि 40,000 रुपये पर महीना। तो इनकी पेंशन कितनी मिलती, ज़रा इन चीज़ों को समझ लेंगे। पेंशन कितनी मिलेगी, 20,000 रुपये पर महीना। लेकिन अभी जो है इनकी मान लीजिए कि अभी उसी पोस्ट के लिए, मान लीजिए कोई पोस्ट है, सेम पोस्ट है, सेम पोस्ट, चूँकि अभी क्या महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ है, आपको 7 से सीपीसी भी मिल गया है, 6वां 2 वेतनमान भी मिल चुका है, और उनकी सैलरी मान लीजिए 2025 में उसी व्यक्ति की सैलरी जो है मान लीजिए कि 80,000 रुपये है। अब उनका मान लीजिए कि पेंशन यहाँ पे कितनी मिलेगी, जो 40,000 रुपये मिलेगी। इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अब जो ये व्यक्ति जो है पेंशन उस समय 20,000 उठा रहे थे, तो 2005 से लेकर के 2025 तक इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि इनमें सिर्फ और सिर्फ डीए की वृद्धि होगी। मान लीजिए कि सिर्फ डीए की वृद्धि होगी, तो हो सकता है कि डीए की वृद्धि करते करते इनकी सैलरी बहुत भी बड़ी होगी, तो मान लीजिए कि इनकी पेंशन जो बड़ी होगी वो गई होगी मान लीजिए कि 50,000 रुपये तक पेंशन। समझेंगे, पेंशन मान लीजिए कि 50,000 रुपये डीए तक बढ़ते 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 गई होगी। क्लियर।
लेकिन अब जो व्यक्ति है ये 40,000 रुपये जो अभी पेंशन उठा रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, अगर मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो कि 8th पे कमीशन में इम्प्लीमेंट में चले जाते हैं, तो इनकी क्या हो जाएगी कि इनकी जो है मान लीजिए कि अगर 2 गुना भी बढ़ता है, अगर 2 गुना भी अगर फिटमेंट फैक्टर 2 भी रहता है, तो इनकी सीधे के सीधे 80,000 हो जाएगी, पेंशन हो जाएगी। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि जो 2005 में सेम पोस्ट पे, मान लीजिए कोई पोस्ट है, एएसओ का पोस्ट है, उस पोस्ट से रिटायर हुए हैं 2005 में, उस समय इनकी 40,000 अंतिम सैलरी थी महीने की, तो 20,000 रुपये 50% पेंशन मिला। अभी डीए बढ़ते बढ़ते मान लीजिए कि इनकी 50,000 रुपये पेंशन गई हुई है। लेकिन अभी जो व्यक्ति रिटायर होगा वो अभी स्टार्टिंग से ही 80,000 रुपये पेंशन उठाएगा, अगर 8 सीपीसी के थ्रू। तो इस तुलना में इनकी पेंशन क्या हो गई, मासिक जो है बहुत कम हो गई। तो इसी सिद्धांत को सिमिलर करने के लिए, इक्वल करने के लिए जो है 7वें वेतनमान में, क्योंकि 7वें वेतनमान जो 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था, उससे पहले जो है 6ठा वेतनमान, उससे पहले 5वां, सभी वेतनमान में यही डिफरेंस हुआ करता था। तो इसके लिए जो है OROP के लिए, 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। तो 7 CPC में ये सिद्धांत होकर आया। इस सिद्धांत में सीधे कह दिया गया कि नहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर इनका भी 2 गुना बढ़ता है, तो उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर इनका भी 2 गुना बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो इनकी भी सैलरी भैया ज़्यादा पेंशन ज़्यादा होगी और इनकी भी पेंशन इक्वल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि महंगाई के हिसाब से ये भी पूरे अपने इनकी पेंशन बढ़ती चली जाएगी और महंगाई के हिसाब से इनकी भी पेंशन बढ़ती चली जाएगी। इससे क्या होगा कि पेंशन में समानता आएगी, पहला चीज़। दूसरी चीज़, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2005 में रिटायर हुआ और उनकी 50,000 मिला, और कोई व्यक्ति आज नया होकर रिटायर होकर के 80,000 पेंशन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सम्मान की भी बात है, सम्मान की बात है कि भैया प्रेस्टीज की भी बात है कि उनकी जो पेंशन, मान लीजिए कि पायुष भैया कहेगा ना, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक गलत दृष्टिकोण से इसको देखेंगे कि भैया मैं अभी अपने आप को थोड़ा सा अलग ही सम्मान में देखे, भाई कि मेरी पेंशन ज़्यादा मिल रही, इनकी पेंशन कम मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एक सम्मान में भी ठेस पहुँचेगा। कानूनी रूप से भी इस चीज़ को देखेंगे तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो इसी को हम लोग पेंशन समानता का सिद्धांत बोलते हैं कि इसको, कि अगर फिटमेंट फैक्टर आपको अगर नए वाले पे इम्प्लीमेंट होता है, तो इस वाले पर भी इम्प्लीमेंट, जो पहले रिटायर हो चुके हैं उन पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये समानता का सिद्धांत आया कब था, तो 2016 में जब 7वें वेतनमान जब गठित हुआ था, उसी समय पेंशन की समानता आई। अब हम लोग एक्चुअल जो है किसी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, किसी टेबल के साथ भी समझेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल लेकर के भी आपके लिए लेकर के आया है। देखेंगे आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैंने टेबल भी लेकर के यहाँ पे आया है। देखिए यहाँ पे एक्सेल टेबल भी है, उन चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। पहले एक एक करके हम सारे एग्जाम्पल्स को समझते हैं। देखिए उदाहरण के साथ समझिए, मान लीजिए कहता है कि एक कर्मचारी वर्ष 2000 में रिटायर हुए थे और उस समय उनके पद के अनुसार 20,000 पेंशन तय हुई थी। कितनी पेंशन तय हुई थी? 20,000। कब? 2000 ईस्वी में। बी कर्मचारी उसी पद से 2025 में रिटायर हुए, उन्हें 40,000 पेंशन मिल रही है, क्योंकि नए वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। अब मान लीजिए कि ये इनका 20,000 पेंशन तय हुई थी, इनका 40,000 पेंशन तय हो गई है। अब जो 8वां वेतनमान जब इम्प्लीमेंट होगा, तो ये भैया जो 2025 से 26 में रिटायर हुए हैं, तो इनकी जो पेंशन पे फिटमेंट फैक्टर इम्प्लीमेंट होगा और इनकी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 2 या 2.5 गुना जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा उसके हिसाब से इनकी इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इन पे इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। अब मान लीजिए, अब यदि ए और बी दोनों ने एक जैसा काम किया, एक ही पद पर रहे, तो एक ही पेंशन को भी तदनुसार रिकैलकुलेशन करके बढ़ाया जाना चाहिए। यही पेंशन समानता का सिद्धांत। तो अब होगा क्या कि अब मान लीजिए, फिर आप सोचेंगे सर कि मान लीजिए चलिए हम दोनों को इक्वल भी कर देते हैं, तो इनकी इक्वल करेंगे कैसे? मान लीजिए कि अगर इनका फिटमेंट फैक्टर इंप्लीमेंट होता है तो मान लीजिए 2.5 गुना भी जाता है तो 1 लाख रुपए जाएगा। इनका कैसे? अगर इनका 2.5 गुना करेंगे तभी 50,000 जाएगा। तो देखिए एक्चुअल क्या है कि 2000 ईस्वी में जब 20,000 था, तो उस समय से लेकर के आपके आने वाले 25 साल में आपके डीए में बढ़ोतरी हुई है, डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी हुई है। तो बढ़ते 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 इनकी पेंशन भी लगभग जो है आपकी 40,000 के करीब में होगी। जब 40,000 इनकी भी होगी, 40,000 इनकी भी होगी, तो इनका फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो 1 लाख होगा, इनका भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो 1 लाख होगा, क्योंकि इस समय पेंशन जो तय हुआ था तो उस समय जो डीए तो बढ़ोतरी मिलेगी। चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं कि यह सिद्धांत क्यों जरूरी है। जो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया थी, सामान की बहुता, महंगाई और जीवन स्तर और न्याय संगत, ये चीज़ों पे मैं पहले भी चर्चा कर चुका है। क्लियर। OROP है, 7वें वेतन आयोग में पेंशन मान
समानता कैसे लागू हुई? सिफारिश 7वें वेतन आयोग में यह सिफारिश की थी कि किसी भी कर्मचारी को उसके पद और सेवावधि के आधार पर पेंशन दी जानी चाहिए, भले ही उसने कब रिटायर किया हो। दो तरीके से पेंशन कैलकुलेशन की जाएगी। दो तरीके से पेंशन कैलकुलेशन की बात इस टॉपिक में मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ। इम्प्लीमेंटेशन भी आपका हो गया है। 8वें वेतनमान में भी जो उम्मीदें हैं कि आपको इम्प्लीमेंट होना ही होना है। हम लोग एग्जाम्पल के साथ एक समझते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं वहाँ पे। हाँ, स्थिति देखिए, मान लीजिए कि एक कर्मचारी है श्री शर्मा 31 दिसंबर 2005 को ईएसओ के पद से रिटायर हुए हैं। मान लीजिए 2005 में ईएसओ के पद से रिटायर हुए हैं। रिटायर होते समय उनकी अंतिम मूल वेतन जो थी वो थी 9,000। 5वें वेतनमान में सबसे हाईएस्ट जो थी वो 9,000 थी। अब 7वें वेतन आयोग में 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया मान लीजिए। अब श्री शर्मा की पुरानी वेतन को नए वेतन आयोग के अनुसार अपडेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2005 में रिटायर नहीं हुए होते तो 2016 तक नौकरी करते रहते। हर वेतन आयोग की सीढ़ियाँ पार करते हुए उनका वेतन कल्पना के आधार पर फिक्स किया जाता है। 5वां वेतन आयोग जो है 9,000 वेतन आयोग, यह 9,000 से 20,500 बन गया। जब 6ठा वेतनमान लागू हुआ तो 9,000 से बढ़ के कितना हो गया? 20,500। 7वां वेतन लागू हुआ तो 20,500 से बढ़ करके कितना हो गया? 53,600। क्लियर? अब देखेंगे, अब श्री शर्मा की पेंशन इस समय 53,600 बेसिक पे के आधार पर तय किया जाएगा, यानी नई पेंशन 53,600 भागा 26,800 प्रति माह होगा। पहले क्या होता था कि पहले पुराने स्केल के हिसाब से श्री शर्मा को 12,000 से 14,000 पेंशन मिल रही थी। 12,000 से 14,000 पेंशन मिल रही थी, लेकिन नेशनल पे फिक्सेशन के बाद यह बढ़कर 26,800 हो गई, यानी समान पद और सेवा वाले नए रिटायरी के बराबर। इसका उद्देश्य जो लोग पहले रिटायर हो गए उन्हें भी नए वेतन ढांचे के आधार पर न्यायपूर्ण पेंशन मिलना था। चलिए आगे देखते हैं, ये विवरण देखते हैं। आपको एक्सेल शीट देखते हैं कि मान लीजिए कि रिटायरमेंट वर्ष जो है यहाँ पे 2005 है। इन चीज़ों को समझेंगे। अंतिम वेतन 5वें वेतनमान के हिसाब से 9,000 है। छठा वेतनमान में फिटमेंट फैक्टर जो था 1.86 गुना था। तो मान लीजिए कि बढ़ करके कितना हो गया? 21,540 रुपये हो गया। अब 7वें वेतनमान में ये लेवल 7 था। क्लियर? नेशनल पे फिक्सेशन के बाद ये हो गया 53,600। क्लियर? जो आपका पहले 9,000 था, अब 21,540 छठा वेतन 2006 में जो इंप्लीमेंट हुआ था। 7वां वेतनमान जो 2016 में आया था 53,600 के बराबर चला गया। अब रिकैलकुलेटर जो पेंशन के हिसाब से इसकी जो पेंशन बनेगी वो कितनी बनेगी? 26,800। कह रहा है पुरानी पेंशन पूर्व संशोधन के हिसाब से कितना था? 13,000। पुराने के हिसाब से कितना था? 13,000। और अभी के हिसाब से कितना बनेगा? 26,800। लेकिन जैसे 8वां वेतनमान जब लागू होगा तो यही जो 26,800 जो ये 53,000 जो 600 26,000 जो 800 है, इसी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपका 2 गुना बढ़े चाहे 2.28 जो भी फिटमेंट फैक्टर आएगा वो बढ़ेगा। अगर पेंशन की समानता नहीं आएगी तो जो उस समय 9,000 था उसी के हिसाब से बढ़ेगा, तो डीए बढ़ते चला जाएगा, उसी का फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति का जो 26,800 का 2.5 गुना होगा और यहाँ पे मान लीजिए 9,000 का 2.5 गुना होता है। तो कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति रिटायर एक ही पद से हुआ है, तो वहाँ पे जो है काफ़ी डिफरेंसेज आ जाएगी। इसकी वजह से जो है जो आपको इसको 7वें वेतनमान में बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था। याद कीजिए, जब भी मोदी गवर्नमेंट बना था तब से 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई चल रही थी और चलते अंतिम 7वें वेतनमान में उसको इम्प्लीमेंट किया गया और अभी सबको 1 रैंक 1 पेंशन मिलता है। और 8वें वेतनमान में भी कहीं से कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको वेतनमान मिलना ही मिलना है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई और भी डाउट होगी तो मैं आपको चीज़ों को बिंदु लेके आएंगे आपके पास तक। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।